देखने वाले हैं वो स्पेशली आपका जो है वो दैनिक जागरण से रिलेटेड होगा और ये आपका दिल्ली एडिशन है। डेट आपका है 19 जुलाई का। हम लोग डिटेल में एनालाइज करेंगे न्यूज़पेपर के बारे में और देखें कि क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ आए हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। एक आपको न्यूज़ निकल के आई है कि किस तरह से जो है वो हेलमेट जो होता है वो सीट और बेल्ट जो होते हैं, हेलमेट भी होगा और सीट बेल्ट जो होते हैं किस तरह से जो है आपके मतलब ह्यूमन लाइफ को सेव कर सकते हैं। ऐसा रिपोर्ट आया है कि 40% तक जो है आपका ह्यूमन लाइफ को बचाया जा सकता है अगर आप सेफ्टी कंसर्न को देखते हैं, हेलमेट या सीट बेल्ट का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है केवल हेलमेट पहनने व सीट बेल्ट पहनने से देश भर में जो है वो सड़क हादसे के कारण क्या हो रहा है कि 40% से मौतें ज़्यादा आप रोक सकते हैं। ठीक है, इसमें और आगे डिटेल दे रहा है कि ट्रैफिक नियमों के पालन के प्रति जो संवेदनशीलता और आपके जोखिम के प्रति जागरूकता की ज़रूरत जताने वाला यह निष्कर्ष फिक्की और अर्नेस्ट एंड यंग की एक रिपोर्ट में सामने निकल के आई है। ठीक है, इसमें बताया गया है आपको क्या, तो इसमें बताया गया है कि अगर आप देखेंगे तो इसके लिए इसके अनुसार जो 30% मौतों की वजह से हेलमेट ना पहनने और 11% जो आपका होता है मौतें वो आपके सीट बेल्ट के ना यूज़ करने से होता है। ठीक है, उसके अलावा डिटेल में यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर बात कीजिए तो यहाँ पे सुरक्षा के उन उपायों को अनिवार्य रूप से आजमाया जाए तो क्या होगा कि सड़क हादसे वगैरह जो होगी वो कमी हो देखने को मिलेगी। ठीक है यहाँ पे और आगे रिपोर्ट में बताया जा रहा है क्या कि रिपोर्टों में बताया गया कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण जो आपका देश भर में हर साल जो 15 लाख लोगों की जान जाती है। ठीक है, यह दुनिया में इस कारण से होने वाले आपके मौतों का 11% है। ठीक है, तो सोचिए 11% अगर हमारे सड़क से ही हो जाते हैं तो 4% अन्य से है, तो ये काफ़ी बड़ा डाटा है। यह संख्या जो है वो सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी 2021 के रिपोर्ट के मुकाबले 10 गुना कहीं ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए हमेशा नितिन गडकरी जी भी बोलते हैं कि सेफ्टी आप अपना कंसर्न करें और मतलब इसके प्रति सड़क के प्रति जो है आप एक जिम्मेदार नागरिक बने। क्यों? क्योंकि अगर आपका जान है तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप सेफ्टी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली है आपके जीवन में थोड़ा सा सेफ रहेगा हर चीज़। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे हर साल जो है दुर्घटना के कारण जो है वो लाखों लोगों की जान जाने की बात कही थी, हमेशा बताया जाता है। फिक्की की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 24 सेकंड में आपका जो है एक व्यक्ति की जान जाती है। सोचिए कितना कम समय एक जीवन के लिए बचता है। WHO ने सड़क हादसे को जान लेने वाले आठवां सबसे कारण बताया। ठीक है, सड़क हादसे से जो मौतें हो जाती है। अभी न्यूज़ तुरंत ही देखे होंगे कि अम्बाला वाला हाई कोर्ट मतलब हाईवे पे जो है इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से भी कंसर्न है आपके। यहाँ पे बताया जा रहा है कि WHO ने के अनुसार जो 1.3 अरब लोगों की जान दुर्घटना के कारण जा चुकी है। ठीक है, तो WHO ने ये रिपोर्ट भी दी है कि 1.3 अरब जो है दुनिया भर में लोगों की जान जा चुकी है सिर्फ रोड की वजह से। ठीक है, सड़क हादसे में उनकी जानें गई हैं। ठीक है, और जबकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या कि यहाँ पे 5 करोड़ लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। 5 से 29 साल की आयु में यह बच्चे और युवाओं की मौत को सबसे बड़ा कारण है। भारत में सड़क सुरक्षा शीर्षक से जारी फिक्की की रिपोर्ट में कहा गया है कि हर साल हमारा देश इस्टोनिया की आबादी के बराबर लोगों की जो है सिर्फ सड़क दुर्घटना में जान गंवा दे रहा है। यानी जितना इस्टोनिया में आदमी आबादी है उतना तो हमारे लोग इंडिया में जो है वो जान ही गंवा दे रहे हैं। ठीक है, उसी के अलावा अगर भारत ब्राज़ीलिया घोषणा पत्र का यहाँ पे बताया जा रहा है कि हस्ताक्षर करता है। ठीक है, और जिसका लक्ष्य है कि 2030 तक तो जो दुनिया में सड़क हादसे और आपका सारे जो जितने भी इसी तरह के हादसे होते हैं और मौतें हो जाती हैं तो उनको सेव करने का बात 2030 तक रखा गया है। ये ब्राज़ीलिया घोषणा पत्र में भारत ने ये बात का क्या किया, समर्थन भी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार उड़ीसा सरकार की परिवहन मंत्री तुकुनी शाही ने जारी किया है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया पूरे इम्पोर्टेंट्स को किस तरह से जो है हमारा रोड सेफ्टी इम्पोर्टेंट है।
तो चलिए ये देखिए, ये कोई बड़ा न्यूज़ नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से आप अगर रिपोर्टों को देखते रहें तो कहीं पे भी आप मेंस आंसर राइटिंग आप ज़रूर कर पाने में सक्षम होंगे, ठीक है। और आप लोग जो है ना वीडियो को बिल्कुल देखते नहीं हैं, मतलब बनाने का ही मन नहीं करता है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद ही नहीं आता तो क्या ही कोई बनाए, ठीक है। तो आप प्लीज़ उसको वॉच कर लीजिएगा। चलिए एक ये आपका यहाँ पे न्यूज़ है, तो यहाँ जैसे आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्सर्जन में कमी के लिए विकासशील देशों को मिलेंगे कितने, तो 100 अरब डॉलर जो है वो बात भी किया गया था। तो हमेशा ये विकासशील देशों का आपका क्या था कि आपका पर्यावरण से रिलेटेड जो है वो आपका 100 अरब डॉलर देने की बात हमेशा होती आई थी, ठीक है। तो उसी पे यहाँ पे कुछ बातें निकल के आई है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। G20 समूह के देशों के वित्त मंत्री एवं आपका केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के बैठक में बनी सहमति। तो देख लेते हैं क्या क्या पॉइंटें हम लोगों को जाननी चाहिए। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जलवायु परिवर्तन के तहत उत्सर्जन को कम करने के उपाय के लिए विकसित देश इस साल जो है विकासशील देशों को 100 अरब डॉलर देंगे, ठीक है। G20 समूह के देशों की वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर के बीच हुई आपका बैठक में क्या किया गया है, तो इस तरह का बात निकल के सामने आया है। इसके अलावा अगर देखें यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि G20 पे तो इस तरह की बातें निकल के आई है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि भारत की अगुवाई में यह फैसला काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगला बताया जा रहा है कि क्योंकि 8 साल पहले हुए पेरिस समझौते के बाद विकसित देशों ने विकासशील देशों को समझौते के तहत अपनाए जाने वाले उपायों के लिए हर साल जो है 100 अरब डॉलर देने की वादा किया था, लेकिन किसी तरह का भुगतान नहीं किया गया था, सिर्फ वादा ही रह गया था, ठीक है। वही बातें वादे हैं, वादों का क्या, लेकिन अब तो देना पड़ेगा। तो देखिए क्या निकल के बातें आई हैं। गांधीनगर में जो G20 समूह से जुड़े देशों के आपके वित्त मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठकों में इस बात को लेकर भी रजामंदी बनी है कि बहुपक्षीय विकास बैंक कर्ज से जूझ रहे और देशों को 200 अरब डॉलर का नया कर्ज मुहैया कराएगा, ठीक है। इसके लिए रोडमैप तैयार किए जाएंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस तरह से जो है क्रिप्टो पर बनेगा सख्त वैश्विक नियम, जो है बात निकल के आई है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार जो आपका हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा क्या कहा गया है। तो अध्यक्षता में G20 की अध्यक्षता में जो वित्त मंत्री की बैठक में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड यानी FSB की रिपोर्ट रखी गई है। FSB ने आपस में सूचना के आदान प्रदान और डाटा शेयरिंग के आधार पर क्रिप्टो करेंसी को लेकर के सख्त नियामक बनाने की सिफारिशें की है, ठीक है, जिस पर अभी भी जो है वो अभी सभी देशों की सहमति देखी है। सभी देशों ने माना है कि क्रिप्टो काफ़ी जोखिम भरा हुआ है, ठीक है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि FSB की रिपोर्ट में जो है सिफारिश की है कि कोई देश चाहे तो क्रिप्टो पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। पिछले कुछ सालों में क्या हुआ कि छोटे छोटे देशों ने प्रभावित किया है, क्रिप्टो से छोटे छोटे देशों को प्रभावित हुआ है, क्योंकि ये अनस्टेबल एक तरह का करेंसी है, ठीक है, और इस पर कोई सरकारी नियंत्रण भी नहीं किया जा सकता है। आगे बताया जा रहा है कि भारत ने ही क्रिप्टो को लेकर वैश्विक नियामक बनाने से पहल की थी और इस संबंध में बेंगलुरु में होने वाले पिछले बैठक में FSB का गठन किया गया था। सितंबर में बताया जा रहा है क्या कि G20 की बैठक में क्रिप्टो को लेकर के अंतिम दस्तावेज सौंपा जाएगा, जिसके बाद ही वैश्विक नियामक को लेकर के कोई फैसला हो पाएगा, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट को देख लिया, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक चीज़ निकल के आई है, डिजिटल आपका भुगतान बेहतरीन प्रणाली UPI। तो यहाँ पे G20 में वित्त मंत्री ने कहा है कि सभी देशों ने वित्तीय समावेशन के लिए भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है वो आपका सराहना किया है। और इसके बारे में जो है RBI गवर्नर जो शक्तिकांत दास ने कहा कि G20 का मानना है कि UPI जो है, जिसका फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, दुनिया का सबसे बेहतरीन डिजिटल भुगतान प्रणाली है और वे वित्तीय समावेशन के लिए जो है समावेश की प्रणाली को अपनाना चाहता है। कई देशों के साथ जो है इस संबंध में बातचीत जारी है। सीतारमन ने कहा कि बैठक में वैश्विक महामारी को रोकने के उपाय वैश्विक स्तर पर हो रहे हैं
और ये जो है आपका जो वित्तीय समावेशन के प्रणाली को अपनाना चाहते हैं। कई देशों ने के साथ जो है वो भारत ने बातचीत भी जारी रखी है और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है कहा है कि वैश्विक महामारी को रोकने के उपाय वैश्विक स्तर पे हो रहे हैं। उसके अलावा आपका महंगाई है, खाद्य सुरक्षा और शहरों के वित्तीय व्यवस्था को लेकर के भी चर्चा हो गई है G20 में, ठीक है। तो ये चीज़ों को हमने देखा कि किस तरह से ये हमको जानना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ें है कि आपका जो है साझा घोषणा पत्र, ठीक है, ये हमने देख लिया। चलिए अब तो हम अगले पॉइंट को देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे। देखिए एक आपको यहाँ पे जो एडिटोरियल है वो संतुलन की मांग करती शिक्षा की, देखिए कि किस तरह से एजुकेशन में आपको बैलेंस का अप्रोच करना होगा। तो ये आपका गिरीश्वर मिश्रा जी के द्वारा लिखा हुआ है और ये बहुत ही अच्छे जानकार भी है। लास्ट में जितने भी एडिटोरियल हम करते हैं वो मतलब बहुत ही फेमस पर्सनालिटी रहते हैं और किसी भी विभाग के बारे में उनको बहुत ही डीपली नॉलेज रहता है। तो ये आप ये न समझे कि ये मतलब नॉर्मल इंसान है, ये बहुत ही मतलब उनके व्यूज़ जो हैं हर एक तरह से आपके पॉइंट जो है कवर होंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड। जो चलिए हम लोग सारे पॉइंट को देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जुलाई 2020 में आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने देश में औपचारिक शिक्षा की चुनौतियों और संभावनाओं का आकलन करते हुए समर्थ भारत के निर्माण के लिए एक प्रभावी शैक्षणिक ढांचे का खाका प्रस्तुत किया। पिछले 3 वर्षों में जो अगर देखें तो प्राथमिक शिक्षा से लेकर के आपका उच्च शिक्षा एवं शोध के लिए सरकार के संज्ञान में जो भी आया उसे इस नीति के क्रियान्वयन को हिस्सा बनाया है, ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान की अवधि को जो है 2025 से 26 तक बढ़ा दिया गया है। और आपको अगला कहा जा रहा है क्या कि इससे जो है वो नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का माध्यम बनाया गया। 8 अप्रैल 2021 को सार्थक यानी स्टूडेंट एंड आपका टीचर होलिस्टिक एडवांस थ्रू क्वालिटी एजुकेशन नाम से बृहद कार्य योजना पेश की गई है जो अब जो है एक मार्गदर्शिका की भूमिका में है। किसी भी तरह की विद्यालय शिक्षा से जुड़ी आधिकारिक वेबसाइट पर उसके आलोक में बनाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा देखा जा सकता है, ठीक है। इसका उपयोग नीति के तहत किए जा रहे कार्यों की उपलब्धि के मापने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। इस शिक्षा नीति की एक प्रमुख संसूची जो है वो आपका आधारभूत साक्षरता और गणितीय योग्यता का संवर्धन करना भी है, जो आपका नई शिक्षा नीति आई है उसके अनुसार। इस दिशा में पहल करते हुए 5 जुलाई 2021 को जो है निपुण भारत अभियान की शुरुआत की गई है। तो कब? तो 2021 में। और इसका लक्ष्य जो है जब 2026 से 27 के बीच जो है कक्षा 3 तक के बच्चे पढ़ने और गिनने की आधारभूत क्षमता में दक्ष हो जाए, ठीक है। ये कब तक रखा गया? तो इसका 26-27 तक जो है कक्षा 3 तक के बच्चे पढ़ भी सकें और गिनने की क्षमता उनके पास होनी चाहिए। निपुण योजना का इनिशिएटिव ये है। शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की एक प्रमुख एजेंसी NCERT ने इस दिशा में पहल करते हुए जुलाई 2021 में विद्या प्रवेश नाम का खेल आधारित मॉड्यूल बनाया है। NCERT द्वारा आधारभूत स्तर के लिए जो है आपका राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा भी प्रस्तुत की जा चुकी है, ठीक है। प्राथमिक और आपका माध्यमिक स्तर की विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा का एक मसौदा चर्चा और फीडबैक के लिए आ चुका है, ठीक है। हमने ये देख लिया। NCERT ने सेवारत अध्यापकों के पेशेवर विकास के लिए जो है संचालित निष्ठा कार्यक्रम को भी नीति के अनुसार संशोधित किया है, ठीक है। लगभग हर 3 महीने पर कोई ना कोई योजना आरंभ हो रही है। इनमें आपका बताया जा रहा है कि इनमें विद्यांजलि और आपका PM-श्री योजना जो है वो प्रमुख उल्लेखनीय भी है। शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया है कि 2020 के बीच जो है कि जिस किसी भी कार्यक्रम और योजना को आरंभ कर रहा है उसे शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की शक्ल में प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि उच्च शिक्षा के स्तर पर किसी केंद्रीकृत सुधार की जगह विश्वविद्यालय और राज्य स्तर पर सुधार के कुछ प्रयास हो रहे हैं। अधिकांश विश्वविद्यालय की वेबसाइटों पर जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कार्य योजना का ब्यौरा देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमने चीज़ों को देखा है। यहाँ पे आगे देख लेते हैं जो भी चीज़ें हम लोगों को जाननी है।
उसके अलावा कहा जा रहा है कि कार्य योजनाएं शिक्षा नीति से सूत्रों को पहचानती है और उनके कार्यान्वयन का चरणबद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। इनमें पाठ्यचर्या और शिक्षण प्रक्रिया में सुधार और आकलन को लचीला पद्धति का उल्लेख किया जाता है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के विकास को बड़े पैमाने पर लागू किया गया है। हर विश्वविद्यालय शिक्षा नीति के अंतर्गत नए अध्ययन कार्यक्रमों को आरंभ करने की योजना बनाने में अक्सर हो रहा है। यूजीसी द्वारा उत्साह पोर्टल आरंभ कर नीति क्रियान्वयन की निगरानी का भी प्रयास है। ठीक है, इसके लिए बहु अनुशासनात्मक डिजिटल संसाधनों का अधिक प्रयोग, कौशल विकास, शोध, नवाचार, उद्यमिता और भारतीय भाषाओं में जो है शिक्षा, उच्च शिक्षा के अवसरों को लेकर के उच्च शिक्षा संस्थानों की कार्य योजना की निगरानी और उन्हें सहयोग देने का प्रयास जारी है। आपका इस नीति के अनुसार क्रियान्वयन का सकारात्मक परिणाम यह भी है कि उच्च शिक्षा परिसरों में भारतीय ज्ञान परिसर, भारतीय भाषा अब एक क्या है तो अहम घटक की तरह पहचानी जा रही है। ठीक है, तो ये हमने चीज़ों को देख लिया। आगे आपको बताया जा रहा है क्या है कि किंतु अभी यह काम रस्मी तौर पर हड़बड़ी में हो रहा है। ठीक है, यानी जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं हो रहा। आपके विद्यालय स्तर पर नीति के अभाव में आवंटित वित्त का प्रस्तुतीकरण और समायोजन नए वर्गों में हो रहा है, लेकिन कुछ आधारभूत समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। विद्यालयों में सीखने के कुछ संसाधन जरूर उपलब्ध हो रहे हैं, परंतु सीखने एवं सिखाने की संस्कृति में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। यदि सरकारी तंत्र को छोड़ दिया जाए तो यह नीति सरकारी विद्यालयों पर जनता में भरोसा विकसित करने की दिशा में कोई खास प्रभाव छोड़ती नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। तो उच्च शिक्षा आपका है में कोविड के बाद से सत्र का जो आपका अनियमितता की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है और आपका शेड्यूल जो चलता है वो नहीं हो पा रहा है, मतलब उसकी समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है। राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा के आधार पर स्नातक और परास्नातक में प्रवेश विलंब से हो रहा है। उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के परीक्षा परिणामों की घोषणा और स्नातक में प्रवेश की अवधि में लगभग 3 माह का अंतराल हो रहा है। उच्च शिक्षा के स्तर पर बहु अनुशासनात्मक और सुन्नम्य व्यवस्था के बीच जो है वो शिक्षण अधिगम जो है वो सुदृढ़ होने की वजह शॉर्टकट अपनाता नजर आ रहा है। ठीक है, संप्रति शिक्षा केंद्रों की बदहाली के अनेक आयाम हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। आज विद्यालय के लिए जो है वे विकर्षण का केंद्र बन रहे हैं और विद्यार्थी साधन जुटा करके देश विदेश का क्या कर रहे हैं तो रुख भी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आगे बताया जा रहा है कि तमाम सामान्य या उससे नीचे की संस्थान भी नैक से उच्च और उच्चतर ग्रेड का प्रमाण पत्र पाकर आगे बढ़ रहे हैं। आम आदमी निरुपाय और भ्रमित हो रहा है। उच्च शिक्षा के अध्यापक नई शब्दावली और प्रस्तुति के बीच ऐसे उलझे हैं कि वे क्या और कैसे पढ़ाई में नवाचार के बजाय पुरानी पाठ्यचर्या पर नए कवर चढ़ाकर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, उद्यमिता विकास के नाम पर उच्च शिक्षण संस्थानों और उद्यम आधारित अधिगम स्थलों के बीच तालमेल का अभाव है। विद्या के परिसर में ज्ञान की संस्कृति की जगह जोड़ तोड़ की राजनीति और गैर अकादमिक आकांक्षाओं को साकार करने पर अधिक जोर दिया जाने लगा है। ठीक है, कुछ आपका विशेष स्वायत्त शैक्षणिक संस्थाओं को छोड़ दे तो अन्य संस्थाएं क्या उदासीनता, हस्तक्षेप और अव्यवस्था से ग्रस्त होकर के समझौते करने के लिए व्यवस्था। ठीक है, सरकारी व्यवस्था यहाँ अनेक कमियों से जकड़कर अनुत्पादक बनी हुई है, वहीं निजी शिक्षा अनियंत्रित होकर के बेहद महंगी हुई जा रही है। ठीक है, गुणवत्ता और मानक के स्तर पर बताया जा रहा है कि चिंता आंकड़ों से फंस रही है। यदि नई शिक्षा नीति अपेक्षित रूप से सिरे चढ़ाना है तो शैक्षणिक व्यवस्था में आधारभूत बदलाव लाना ही होगा और तभी इसकी साख बचेगी। ठीक है, और देखिए ये क्या है तो आपके ये लेखक जो हैं वो पूर्व कुलपति भी रह चुके हैं और शिक्षाविद जी भी रह चुके हैं। तो ये चीज़ों को देखा आपने कि किस तरह से एक बहुत ही अच्छे जो है वो आपके थॉट प्रोसेस इनके हैं और किस तरह से एजुकेशन में जो है वो सुधार की ज़रूरत है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने देखा है चीज़ों को।
चलिए आगे पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है जो। देखिए एक 18 जुलाई का जो है वो आपका एक एडिटोरियल रह गया था, तो इसको देख लेते हैं कि अभी हाल ही में आपने न्यूज़ सुना होगा कि आपका जो ऑनलाइन गेम में जो टैक्स बढ़ाए जाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये जो है आर्थिक जानकार है, इकोनॉमिक के बहुत अच्छे नॉलेजेबल पर्सन है, तो इनसे हम लोग थोड़ा सा डिटेल को देख लेते हैं कि क्या होगा अगर ऑनलाइन टैक्स को अगर जो कर दिया जाएगा कि टैक्स ऑनलाइन गेम पे भी अगर कर दिया जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा और क्या अच्छाई होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पूरे पॉइंट को देखते हैं, और ये आपके मेंस आंसर राइटिंग के सीरीज़ में आगे का ये सेक्शन होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा कि आपको मतलब ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड बहुत सारी न्यू पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन, ठीक है। चलिए, तो जैसा आप देख भी रहे होंगे कि ऑनलाइन गेम पर कर बढ़ाने के क्या मायने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में क्या किया गया कि जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में सभी प्रकार के ऑनलाइन गेम पे क्या किया गया, 28% जीएसटी यानी आपका वस्तु एवं सेवा कर लगाने का फैसला किया गया। यानी ऑनलाइन गेम्स चाहे गेम ऑफ स्किल से जुड़े हो या गेम ऑफ चांस से, सभी पर क्या होगा, एक समान दर से आपको जीएसटी लगेगा। प्रश्न है कि ऑनलाइन गेम क्या है, ठीक है। जो हम गेम खेलते हैं हमको पता ही नहीं, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि क्या होता है। दरअसल ये एक तरह का वीडियो गेम होता है जो इंटरनेट नेटवर्क के माध्यम से खेला जाता है। ऑनलाइन गेम में वीडियो गेम की संस्कृति के दायरे और आकार में भारी वृद्धि हुई है। भारत में ऑनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या जो 2022 में अगर देखें तो आपके 50.7 करोड़ के करीब पहुंच गई है, ठीक है। भारत बताया जा रहा है कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला देश हो गया है, और साल 2021 में 45 करोड़ जो थे वो संख्या थी। अभी कितना हो गए, तो 50.7 करोड़ हो गए। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 आते आते क्या होगा कि 70 करोड़ पहुंच जाएगा, और आपका 2022 में जो है वो आपका 12 करोड़ गेमर्स ऐसे हैं जिसमें गेम खेलने के लिए पैसों का भी भुगतान किया है, ठीक है। तो 12 करोड़ और बहुत ज़्यादा तेज है, ठीक है। गेमिंग और गैम्बलिंग में अंतर देखिए क्या है यहाँ पे। गेमिंग और गैम्बलिंग क्या होता है, तो गैम्बलिंग हम लोग जुआ को बोलते हैं, जो हम लोग दोनों में अंतर स्किल और चांस को लेकर के होते हैं। किसी गेम को स्किल से जीता जाता है, जैसे कि हम शतरंज खेलते हैं, यह मानसिक क्षमता और अभ्यास आदि से जुड़ा होता है। लेकिन गैम्बलिंग जो होता है चांस या फिर भाग्य पर आधारित होता है। आईटी एक्ट 2021 में किए गए आपके संशोधन के तहत अगर देखें तो सरकार गेम ऑफ चांस को गैम्बलिंग मानती है, ठीक है। और ये कहा जा सकता है कि सरकार चरणबद्ध तरीके से गेम ऑफ चांस को बढ़ावा देने वाले ऑनलाइन गेम्स की पहचान कर बंद कर देगी, ठीक है, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे रिस्क भी होते हैं। पहले स्किल वाले ऑनलाइन गेम्स पर 18% जो है वो जीएसटी लगता था, ठीक है, लेकिन चांस वाले ऑनलाइन गेम्स पे 28%, लेकिन इस वजह से अब सभी प्रकार के ऑनलाइन गेम्स पर यह 28% कर दिया गया है, ठीक है। सरकार ऑनलाइन गेम्स को स्किल और एवं चांस के आधार पर अलग अलग रूप में देखती है। स्किल में खेल के अंतर्गत जो है वो सरकार उन गेम्स को खेलती है जिसमें परिणाम खिलाड़ी के परिश्रम, अनुभव और आपका बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करता है, ठीक है। इसमें भाग्य की भूमिका सीमित होती है। वहीं चांस पर आधारित ऑनलाइन गेम्स पर सरकार पहले भी ऊंची तरह से कर लगाती है, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि चांस वाले जो आपके जो ऑनलाइन गेम होते हैं तो पहले भी ऊंची दर से जो कर लगाती रही थी। इसी प्रकार बोला जा रहा है कि और ये उन्हें हतोत्साहित करती थी। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि सरकार ने सभी प्रकार के गेम्स पर ज़्यादा कर क्यों लगा दिया है। वास्तव में कई बार यह भी है निकल के आया है बात तय करना मुश्किल होता है कि कोई खेल की स्किल पर ज़्यादा निर्भर है या फिर भाग्य पे, ठीक है। तो ये मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि ये आपका स्किल की वजह से जीते या आपके लक ने साथ दिया। ऑनलाइन गेम्स का बाज़ार देखिए अगर बात करें तो वैश्विक एजेंसियों के मुताबिक वैश्विक गेमिंग उद्योग जो है वो 2022 तक के तक जो 25 करोड़ डॉलर पहुंच गया है, ठीक है, 25,000 करोड़ डॉलर पहुंच गया है। इसके अलावा 2023 के अंत तक बताया जा रहा है क्या कि अगर देखें तो 2023 के अंत तक जो है वो आपका 28,200
करोड़ डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है और आपका 2030 तक 66,000 आपका 600 करोड़ डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इसका मतलब ये कि वर्ष 2023 से लेकर के 2030 तक विश्व में जो है वो ऑनलाइन गेमिंग उद्योग औसतन 13.1% की रफ्तार से बढ़ सकता है। ठीक है, वहीं भारत में साल 2022 के अंत तक ऑनलाइन गेम्स का आकार जो है 13,500 करोड़ रुपए का था, जिसके वर्ष 2025 तक जो है 16,700 करोड़ रुपए और आपका 2030 तक 23,100 करोड़ रुपए तक का अनुमान है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। उसके अलावा देखिए भारतीय ऑनलाइन जो है वो गेमिंग इंडस्ट्री विकास दर जो है 32% सालाना है, यानी साल में जो है 32% ऑनलाइन गेमिंग की इंडस्ट्री बढ़ती ही है, जो वैश्विक ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से करीब 2.5 गुना अधिक है। ठीक है, ऐसे में संभव है कि सरकार ने क्या किया है कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को बढ़ती रफ्तार से कुछ कमाई करने के लिए जीएसटी बढ़ाना उचित समझा। ठीक है, कि अगर इस तरह से हम लोग टैक्स लगाएंगे तो जीएसटी इंक्रीज़ होगा। 28% जो है वो आपका जीएसटी लगाने से गेमिंग कंपनियों को अच्छी खासा कर देना होगा और आपका 1100% से ज़्यादा लगभग होगा। इसका अर्थ है कि खिलाड़ियों के लिए गेमिंग खेलने का खर्चा 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा। पैसा रहेगा वही खेलेंगे। उसके अलावा बताया जा रहा है कि एक दर से कर का गणित है। ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो या घोड़े की रेस पर एक समान 28% जीएसटी लगाने के इस फैसले का विशेषज्ञ जो है वो बटे हुए हैं, यानी वो मतलब अलग अलग अपना विचार विशेषज्ञों का है। कई विशेषज्ञ यह मानते हैं कि आप जुआ और ऑनलाइन गेमों की तुलना नहीं कर सकते, लेकिन कई विशेषज्ञ मानते हैं कि चाहे जुआ हो या ऑनलाइन गेम्स, दोनों संभावनाओं का गणित होता है, इसलिए ज़्यादा कर उचित है। गेमिंग कंपनियां का कहना है कि सरकार के इस नियम से जो है वो निर्णय से इनकी चुनौतियां बढ़ जाएगी। सरकार के इस नियम से क्या होगा, आगे आपको बताया जा रहा है क्या कि अगर गेमिंग कंपनियां का कहना है कि सरकार इस निर्णय से उनकी चुनौतियां बढ़ रही है और कर का बोझ उनके नकद प्रवाह का क्या करता है, प्रभावित करेगा, जिससे कि नवाचार और अनुसंधान वगैरह जो वो करते हैं व्यापक विस्तार में निवेश करने की क्षमता सीमित हो जाएगी। पहले ऑनलाइन गेमर्स यानी गेम खेलने वालों को गेमिंग कंपनियों द्वारा ली जाने वाली फीस के अलावा दाव लगाने या फिर जीतने वाले पैसे पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं देना पड़ता था। ठीक है, अगला बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि लेकिन जीएसटी परिषद के फैसले के बाद अगर देखा जाए तो आपके प्रत्येक दाव के कुल मूल्य का 28% का कर भुगतान करना होगा। इस प्रकार अब जो है वो खिलाड़ियों को 3 स्तरों पर भुगतान करना होगा। आपका अगला बताया जा रहा है कि खेल में लगाई गई कुल धनराशि पर पहले 28% तक चुकाना होगा। वे जो राशि जीतेंगे उस पर 30% टैक्स देंगे। फिर गेमिंग प्लेटफॉर्म गेम में भाग लेने के लिए फीस अलग से लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है अतः ऑनलाइन गेम खेलने पर खिलाड़ियों को अलग अलग तरीके से अधिक पैसे चुकाने होंगे। और जैसे अगर कोई 100 रुपये का दाव लगाता है तो 128 रुपये का भुगतान करना होगा, जिसमें 28 रुपये जीएसटी में जाएंगे। इसका मतलब है कि उपभोक्ताओं का क्या होगा, खर्च बढ़ जाएगा। यदि लोग ज़्यादा खर्च के बावजूद भी खेलना चाहते हैं तो टैक्स के कारण उनके दाव का वास्तविक मूल्य भी कम हो जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो किसी ऑनलाइन गेम में 100 रुपये का दाव लगाता है तो शुल्क कटने के बाद जो है विजेता द्वारा अर्जित लगभग आपका 66.17% की क्या होगी, तो कमी होगी। ठीक है, तो 66% की कमी होगी। उसके अलावा गेमिंग इंडस्ट्री का पर प्रभाव अगर देखें तो देखिए जीएसटी परिषद के निर्णय लेने के अगले दिन गेमिंग सेक्टर से संबंधित कंपनियों के शेयर बाजार खुलते ही धड़ाम से गिरे हैं। ठीक है, डेल्टा कॉर्प, नज़ारा टेक्नोलॉजी, जेनसार टेक्नोलॉजी, आपका टाटा कंसल्टेंसी, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा जैसे कंपनियों के शेयर पर इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला है। इन कंपनियों की आमदनी में गेमिंग सेक्टर का महत्वपूर्ण योगदान है। हालांकि इन निर्णय से माल्टा और साइप्रस जैसे
टैक्स हेवन देशों का ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां को कोई फ़ायदा होने की कही जा रही है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि इन कंपनियों को क्या होगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा। यह आशंका जताई जा रही है कि भारतीय गेमिंग कंपनियां अपने धंधे को समेट कर टैक्स हेवन वाले देशों में जा सकती हैं। इसका मतलब यह है कि भारत को जो राशि कर से मिलती है उसमें कमी आ सकती है। भारत में अब तक गेमिंग इंडस्ट्री को 2.8 अरब डॉलर का निवेश मिला है, ठीक है। उसके अलावा अगर देखें दुरुस्त हो ऑनलाइन गेमिंग की परिभाषा, ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए जो है परिभाषा को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। इसके से संबंधित ऑनलाइन गेमों की विशिष्ट पहचान कर यह देखना चाहिए कि क्या इस गेम से किसी को भी नुकसान तो नहीं हो रहा है और परिणाम का निर्णय चांस पर आधारित तो नहीं है। सरकार को जो है जुए को हर हालत में हतोत्साहित करना चाहिए। वैसे जो भी ऑनलाइन गेम्स प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष गैम्बलिंग की श्रेणियों में आए हैं उन्हें प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। तो ये सब हम चीज़ें पॉइंट को हमने इसमें देखा है, ठीक है। और ये जो है आपका अगर हमने देखा कि किस तरह से जो टैक्स जो आपके लिए जा रहा है, तो ये भी जो है वो किस तरह से नुकसानदायक भी है और कुछ फ़ायदेमंद भी है। जीएसटी के अनुसार तो बेनिफिट ही होगा। लेकिन अगर देखिए इस तरह से आपका एक और पॉइंट निकल के आया है कि अगर ऑनलाइन जो गेम खेलते हैं वो एक प्रकार के नशे की तरह है, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन अगर गेम खेलते हैं तो किस तरह से ये आपके हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। जब ये मौद्रिक दाव के लिए खेले जाते हैं तो लोगों में अवसाद, बढ़ते कर्ज और आत्महत्या का कारण भी बनता है, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन आप रहेंगे, आपको बहुत सारे ब्रेन से रिलेटेड इशू भी होंगे। कई बार तो ऑनलाइन गेम्स में भारी नुकसान के कारण बढ़ते कर्ज का सामना करने वाले युवाओं में चोरी और हत्या जैसे जघन्य अपराध तक देखे गए हैं, ठीक है। आपका WHO ने बताया है कि मानसिक स्वास्थ्य को स्थिति के रूप में गेमिंग डिसऑर्डर को शामिल किया है, ठीक है। यानी गेम से जो है आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो है अगर देखें तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो इसी तरह से जो है राजस्थान के अलवर में ऑनलाइन गेम को लेकर के हैरान करने वाला खबर आया, ठीक है। फ्री फायर और पबजी खेलों की लत से चलते क्या हुआ कि 14 साल का जो बच्चा मानसिक संतुलन बिगड़ गया, ठीक है, क्योंकि वो खेलता था। वास्तव में ऑनलाइन गेम की बढ़ती लत से बच्चों को खाने पीने, सोने और आपका पढ़ने लिखने संबंधी आदतें बिगड़ रही है और उनकी याददाश्त भी क्या हो रही है कि कमी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कई ऑनलाइन गेम में शुरुआती तौर पे भारी युवा जो होते हैं वो राशि जीतते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे हारने लगते हैं, इससे कर्ज के जाल में डूब जाते हैं। और माना जाता है कि शुरुआती दौर में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां लालच देती है। जब युवा जीतने लगते हैं तो वे बड़ी राशि लगाना शुरू कर देते हैं और बुरी तरह से कर्ज जाल में फंस जाते हैं। कहा जाता है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां अत्यंत सावधानी से सॉफ्टवेयर को की मदद से जीत और हार को निर्धारित कर देती है और इसी प्रकार के ऑनलाइन गेम ना तो स्किल एवं कौशल पर निर्भर होता है, ना ही चांस या फिर भाग्य पर। ऐसे में एक सामान्य खिलाड़ी को जीतने की संभावना तो नहीं रहती है, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है लेकिन लूट जाने की पूरी गारंटी होती है, ठीक है। ऐसे में बोला जा रहा है क्या कि ऑनलाइन गेम्स के ऊपर जो है केवल GST वृद्धि से काम नहीं चलेगा।